नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ में। लालकुआं के हल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी के खिलाफ शिकायत लेकर छात्र नेताओं के शिष्टमंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल से मुलाकात करते हुए मामले से अवगत कराया। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के साथ हल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी द्वारा छात्रों के साथ मारपीट किए जाने और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित छात्रों ने हल्द्वानी में एसपी सिटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसके संदर्भ में आज छात्रों के शिष्टमंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल से मुलाकात करते हुए मामले में शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं सीईओ ने आश्वासन देते हुए छात्रों से मामले की जांच के बाद उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। आपको बता दें कि लालकुआं के हल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी के खिलाफ शिकायत लेकर छात्र नेताओं के शिष्टमंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल से मुलाकात करते हुए मामले से अवगत कराया। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज के चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के साथ हल्दू चौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी द्वारा छात्रों के साथ मारपीट किए जाने और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित छात्रों ने हल्द्वानी में एसपी सिटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसी के संदर्भ में आज छात्रों के शिष्टमंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल से मुलाकात करते हुए मामले में निष्पक्ष शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग भी की। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्यजीत, आखिर छात्रों में ये नाराजगी देखने को मिल रही है और इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी अगर बात करें इसमें छात्र छात्राओं में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया इसमें और पुलिस के माध्यम से और उसमें मारपीट की बात भी बताई गई है, जिसको लेकर सीईओ जो सीयू सिटी है उनके पास पहुंचे हुए थे। लेकिन सीयू सिटी ने आश्वासन दिया है कि उनका जल्द समाधान किया जाएगा। लेकिन उन लोगों का छात्रों का स्पष्ट कहना है कि इनको या तो सस्पेंड किया जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत विशाल आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने अभी भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। खटीमा में आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले खटीमा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र झनकैया मेले को लेकर उपाजिलाधिकारी खटीमा द्वारा थाना झलकिया में पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन और स्थानीय लोगों की एक आम बैठक की गई। बैठक में आने वाले मेले में सुविधाओं को लेकर जैसे बिजली पानी सुविधा, मेले में कचरा इकट्ठा करने की सुविधा को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि बाहर से आ रहे व्यापारियों का सत्यापन आवश्यक होगा। जो झूले लगेंगे उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा, जिससे कि कोई भी घटना अंजाम ना ले पाए। इसके अलावा मेले में गाड़ियां के रूट के बारे में भी चर्चा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा मेले के दौरान जगह जगह 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का भी प्रावधान रखा गया। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष झनकैया मेले में आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पड़ोसी देश नेपाल से लोग मेले में आते हैं, जिनके सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा और सफाई व्यवस्था के लिए आज एसडीएम खटीमा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और मेला कमेटी के द्वारा एक संयुक्त बैठक की गई। आपको बता दें कि खटीमा में आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले खटीमा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र झनकैया मेले को लेकर उपाजिलाधिकारी खटीमा द्वारा थाना झलकिया में
पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन तथा स्थानीय लोगों की एक आम बैठक की गई। बैठक में आने वाले मेले में सुविधाओं को लेकर, जैसे कि बिजली पानी सुविधा और कचरा इकट्ठा करने की सुविधा को लेकर खास चर्चा हुई है। और बैठक में तय किया गया कि बाहर से आ रहे व्यापारियों का सत्यापन आवश्यक होगा। जो झूले लगेंगे उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट लाना होगा, जिससे कि किसी प्रकार की घटना न हो। इसके अलावा मेले के दौरान गाड़ियों के रूट के बारे में भी चर्चा की गई। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा मेले के दौरान जगह जगह 6 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का प्रावधान भी रखा गया। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु के लिए घाट के सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष झनकैया मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से लोग मेले में आते हैं, जिनके सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा और सफाई व्यवस्था के लिए आज एसडीएम खटीमा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और मेला कमेटी के द्वारा एक संयुक्त बैठक की गई। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर है। सत्यजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सत्यजीत, इस मेले में आखिर क्या खास विषयों पर चर्चा हुई और क्या कोई निर्णय लिया गया है महत्वपूर्ण? जी अगर बात करें, ये जो झनकैया जो मेला लगता है यहाँ पे, ये कोई नया मेला नहीं है, पूर्व से चलते हुए मेला आ रही है। यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि 70 वर्ष से यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे मेला चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हर वर्ष गंगा स्नान के पावन पर्व पर यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे एसडीएम के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से बैठक किया गया था कि मेले को यहाँ पे संयोजक शांतिपूर्ण यहाँ पे मेला किया जाए, कि किसी तरह से यहाँ पे कोई आपत्तिजनक कोई चीज पैदा ना हो। यहाँ पे मेला लगाने को लेकर यहाँ पे जिस प्रकार लोग आना जाना या आवागमन करने के लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बैठक को किया गया है, जिसके मेले में कोई यहाँ पे दुर्घटना यहाँ पे व्यवस्था ना हो, इसको यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाने को लेकर एक बैठक किया गया था। जी सत्यजीत, हमारे साथ बने रहिए और अपडेट्स के लिए। सरोवर नगरी नैनीताल में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने लग गया है, पर पर्यटकों की संख्या में कमी नहीं हुई। मौसम खराब होने के बावजूद भी सैलानियों की तादाद नौका विहार का लुत्फ उठाने से नहीं चूक रही है। भयंकर ठंड व कोहरे के बावजूद भी सैलानियों का नैनीताल आने का दौर जारी है। यहाँ ठंड पड़ने से पर्यटक व स्थानीय लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी करने लग गए हैं, जिससे फुटपाथ पर दुकान लगा रहे दुकानदारों के चेहरे में रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर्यटक नौका विहार का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। कई दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ने लग गया है। सुबह गुनगुनी धूप के साथ कोहरा भी छाया हुआ है, वहीं देर रात ठंड का प्रकोप होने लग गया है। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वैसे अभी प्रशासन द्वारा कहीं भी कोई अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि देर रात को पाला पड़ने से अधिक ठंड होने लग गई है। अब ये देखना है कि कब तक प्रशासन द्वारा अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत मिलती है। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होने से होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ साथ दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। नाव चालक, घोड़ा चालक, टैक्सी चालक भी जमकर कमाई कर रहे हैं। सत्यजीत सरकार, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, इस पर्यटन में पर्यटकों की संख्या जो कि बढ़ रही है, इसको देखते हुए क्या पर्यटन कारोबारियों में क्या खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? ये अगर बात करें जो पर्यटक के लिए, यहाँ पे देखो जिस प्रकार से यहाँ पे ठंड अगर आज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, जिसके लिए अगर यहाँ पे पर्यटक यहाँ पे लगातार धीरे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार जितने भी दुकान है उनके चेहरे में खुशी नजर आ रहे हैं, चाहे मेले वाले हैं, मेले के झूले वाले, उनके चेहरे में खुशी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो मौसम को देखते हुए यार भीड़ यहाँ पे देखने को अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की बात करके मौसम जिस प्रकार चेंजिंग हो रहे हैं, यहाँ पे बर्फबारी भी शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे यहाँ पे, जिसको लेकर यहाँ पे जो बाहर के पर्यटन आना शुरू हो गया, अच्छा खासा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर व्यवस्था की बात बताएं तो व्यवस्था पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये भी जानकारी मिली है कि अगर जिस प्रकार से यहाँ पे ठंड अगर बढ़ता है और थोड़ा ठंड बढ़ जाएंगे तो उनका अलाव का व्यवस्था भी किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। पौड़ी के उजियाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना की कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान उनके गांव में जल जीवन मिशन योजना के दूसरे चरण का कार्य पूरा होने का दावा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके गांव के ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में योजना से पानी नसीब ही नहीं हो रहा है, जबकि कई दिन छोड़कर भी
ग्रामीणों को पानी नसीब हो पा रहा है, जिससे ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में अब विभाग के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि कार्य गुणवत्ता में बरती गई लापरवाही के कारण ग्रामीणों की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं डीएम पौड़ी ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में आ रही खामियों को जल्द दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि पौड़ी के उज्जाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना की कार्य गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान उनके गांव में जल जीवन मिशन योजना के दूसरे चरण का कार्य पूरा होने का दावा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके गांव के ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में योजना से पानी नसीब नहीं हो रहा है, जबकि कई दिन छोड़कर ही ग्रामीणों को पानी नसीब हो पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। योजना का लाभ न मिलने से ग्रामीणों में अब विभाग के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि कार्य गुणवत्ता में बरती गई लापरवाही के कारण ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं डीएम पौड़ी ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में आ रही खामियों को जल्द ही दूर किया जाएगा। रुड़की डाइट में यूजर्स के ओर से बाल युवा समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की 82वीं स्टेम लैब का उद्घाटन अतिथियों ने किया। समागम में जिले के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत डाइट परिसर में नवनिर्मित स्टेम लैब का उद्घाटन कर मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप बत्रा एवं यूसर्क निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने किया। मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि डाइट में बनाई गई ये स्टेम लैब विकसित भारत की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पर अनुसंधान करने का माध्यम है। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल की सराहना की और भविष्य में इसे और भी अपडेट करने की बात कही। आपको बता दें कि रुड़की डाइट में यूसर्क की ओर से बाल युवा समागम का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश की 82वीं स्टेम लैब का उद्घाटन अतिथियों ने किया। समागम में जिले के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाई और कार्यक्रम की शुरुआत डाइट परिसर में नवनिर्मित स्टेम लैब का उद्घाटन कर मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप बत्रा एवं यूसर्क निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने किया। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र, 82वीं स्टेम लैब से आखिर देश को क्या फायदा होगा और क्षेत्र को क्या फायदा होगा, क्षेत्र के लोगों को? जी, अगर बात की जाए रुड़की डाइट में एक प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में जो सब फायदे वाली बात है, उसमें मुख्य अतिथि प्रदीप बत्रा और अनिता जी रही। उन्होंने ये कहा, यहाँ जो डाइट में जो ट्रेनिंग होती है, टीचरों की ट्रेनिंग होती है, जो नवनिर्मित ट्रेनिंग होती है, उन टीचरों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय पर जो टीचरों को नया एक वो आता है, तो सब्जेक्ट आता है, तो उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जो डाइट की टीचरों की जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है। इनमें जो क्षेत्र को जो क्षेत्र में खेल कूद के जो प्रोग्राम होते हैं या अन्य प्रोग्राम होते हैं, जो जिसमें इन बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये जो आज डाइट में जो दिया गया, डाइट के आधार पर ही इनको दिया गया। मुख्य अतिथि प्रदीप बत्रा ने भी अपनी जो पेशकश की, उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, डाइट में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको लेकर ये डाइट का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम किया गया और इससे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे, उनको फायदा हुआ। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद वीरेंद्र। रानी खेत के विकासखंड ताड़ी खेत के मिनी स्टेडियम राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह रावत एवं मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि ध्यान सिंह नेगी एवं खंड विकास अधिकारी तारा चंद ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतिकरण किया। और बता दें कि 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का मिनी स्टेडियम राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय ताड़ी खेत में शुरुआत हुई है और जिसमें 14 से 17
आयु वर्ग के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह रावत द्वारा की गई है। ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह रावत ने कहा कि ताड़ी खेत के ऐतिहासिक मैदान में 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जहां यहां पर जितने भी बच्चे चयनित होंगे वो जिला स्तर पर भी प्रतिभाग करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ के बच्चे राज्य स्तर पर प्रतिभाग कर ताड़ी खेत ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया नीमा पांडे पहले भी हमारे ब्लॉक का नाम रोशन कर चुकी हैं और आशा है कि आगे भी बच्चे हमारे ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे। हमारे संवाददाता बलवंत रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवंत, ये 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इसमें बच्चों को आगे खासा बढ़ने के भी अवसर मिलेंगे, तो इस पर आखिर क्या अपडेट है? हेलो बलवंत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसमें बच्चों को क्या अवसर मिलेगा प्रतिभा दिखाने का? मैम, इन जो ये अभी खेल मंत्रालय में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्कूल के बच्चों को जो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें सबसे पहले ब्लॉक स्तरीय और उसके बाद जिला स्तरीय अपने इसमें बच्चे खेलेंगे, जिससे इनको प्रोत्साहन हर बच्चे ब्लॉक की अलग मिलती है। और भविष्य में अगर ये बच्चे अच्छा करते हैं, अगर ये प्रदेश तक लेवल में पहुंचेंगे तो इनको सरकारी नौकरियों में भी वरीयता दी जाएगी, ये मंत्रालय का कहना है। जी बलवंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जर्जर सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर वार्ड 1 फूलदूंगा स्थित कृष्णा विहार और बनखंडी के लोगों ने सुरेश्वरी नियर रामपाल और नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ये सड़क क्षेत्र के करीब 4 कॉलोनियों को जोड़ती है, जो आज उपेक्षा के कारण जर्जर हालत में पहुंच गई है। न ही निगम प्रशासन मार्ग का निर्माण कर रहा है और न ही यहाँ के मेयर या पार्षद ने निर्माण करने की सोची है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र मार्ग निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी हर चुनाव में क्षेत्र के लोग वोट देने नहीं जाएंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। समाज सेवी रामकृष्ण सैनी ने बताया कि फूलसुन्ना स्थित कृष्णा विहार और बनखंडी कॉलोनी फूलसुंगा से 3 पानी डैम की सड़क को कई कॉलोनी से होते हुए जोड़ती है, जिसकी हालत काफी जर्जर है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के साथ आसपास के लोग भी थक चुके हैं। अब सभी कॉलोनी वासियों ने यहाँ के प्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समस्त कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम थक चुके हैं, हम डैम के पास भी जा चुके हैं, लेकिन डीएम द्वारा हमें कहा गया कि आप लोगों की कॉलोनी अवैध है, यहाँ कोई निर्माण नहीं होगा। पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद भी कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बना 100 बेड का नागरिक चिकित्सालय लंबे समय से एक सर्जन की तैनाती के लिए तरस रहा है, जिस कारण स्थानीय मरीजों को सर्जरी के लिए या तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करना होता है या दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद खटीमा चिकित्सालय में सर्जन के पद पर डॉक्टर मिथुन की तैनाती हुई थी, जिससे स्थानीय मरीजों को काफी राहत मिली थी। डॉक्टर मिथुन पूरी लगन से कार्य करते हुए रोजाना 200 से 250 मरीजों को देखते थे और उसके अलावा 8 से 10 सर्जरी एवं पोस्टमार्टम की ड्यूटी को भी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन मात्र 5 माह के कार्यकाल के उपरांत डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण टिहरी कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर खटीमा उप जिला चिकित्सालय में सर्जन का पद रिक्त हो गया है, जिसका नुकसान स्थलीय मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं खटीमा नागरिक चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने भी शासन को पत्र भेजकर डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण न किए जाने एवं खटीमा में पुनः पूर्णकालीन तैनाती किए जाने हेतु अनुरोध किया था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।